नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हूती ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया गया। हालांकि पहले इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए हमारे आयरन डोम ने बचाव कर लिया है, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो इजराइल के हिसाब से कहीं भी सही नहीं है। बहुत नुकसान हुआ है इजराइल में। कहां कहां नुकसान हुआ है, कहां कहां पर ये मिसाइलें गिरी हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, हूती की तरफ से बड़ा हमला, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से, निशाना इजराइल। कहां कहां पर, किन किन जगहों पर ये निशाना बनाकर हूती ने हमला किया है? देखिए ये हूती की तरफ से जब अटैक हुआ, बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तो पहले तो ये कहा गया कि इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया कि इसको जो है वो डिफेंस सिस्टम ने, एरो 3 और आयरन डोम ने इसको रोक लिया। लेकिन हूती की तरफ से ये दावा किया गया कि हमने जो मिसाइल्स फायर की थी वो निशाने पे गिरी हैं और इससे भारी नुकसान भी हुआ है। तो देखिए अब इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कई जगह पे जो है वो तबाही की तस्वीरें अब सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। हालांकि इजराइल ने इसको, इजराइल की तरफ से इसको स्वीकार नहीं किया गया और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कई नागरिक और कई सैनिक भी घायल हुए हैं इजराइल के, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। अब ये कितने बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान हुआ है, इस तरह की खबरें आपको पता ही है कि एकदम से सामने नहीं आती हैं, इसमें टाइम लगता है। तो कुछ इंतजार और करना पड़ेगा जिसमें ये बात निकल के सामने आएगी कि इससे कितना बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है। देखिए एक बात तो ये समझनी होगी कि हूती की तरफ से अचानक, देखिए पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी हूती पे अटैक हुए थे, इजराइल की तरफ से भी हूती पे अटैक हुए थे। कहा गया था कि उनके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं उनको सबको तबाह कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर हूती अचानक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स तेल अवीव पर फायर करता है, जो आप पूछ रही थी कि मिसाइल्स कहाँ गिरी हैं, वो तेल अवीव पे गिरी हैं। तो इजराइल में अगर तेल अवीव पे मिसाइल्स बैलिस्टिक गिरती हैं, इससे दो तीन बातें फिर हैं बड़ी। कि एक तो पहली बात, आयरन डोम सिस्टम जो है वो डिफेंस सिस्टम कई बार फेल हो चुका है, इस बार भी वो उसको रोक नहीं पाया। दूसरी बड़ी बात है कि ये हूती के पास मिसाइल्स कहाँ से आई। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान और रूस की तरफ से अब भी बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई हूती को की जा रही है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये रूस और ईरान की तरफ से दी गई, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, ऐसी सोशल मीडिया पे चर्चा है। तो देखिए ये मिसाइल्स फायर हुई, इजराइल पे गिरी भी हैं, इसकी तस्वीरें अलग अलग जगह पे जो है इसका अखबारों में जिक्र भी हो रहा है। अब देखिए कुल मिला के बात यह है कि इसके बाद इजराइल ने हूती के जो पोर्ट्स हैं उस पर लगातार हमले किए हैं। उसके बताया जा रहा है कि F-15 प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी सारे 14-15 प्लेन्स जो हैं वो यमन तक ट्रैवल करके गए। लेकिन ये बात समझना होगा, देखिए लेबनान की बात थोड़ी अलग थी। लेबनान जो है वो सीमा से लगा हुआ इलाका है, लेकिन अगर आपको यमन में स्ट्राइक करनी है और एयर प्लेन से स्ट्राइक करनी है, अगर फाइटर प्लेन से स्ट्राइक करनी है तो 2000 किलोमीटर इजराइल के प्लेन्स को ट्रैवल करना पड़ता है। ये हाँ खासी ट्रैवल है। तो ये उतना आसान नहीं है जितना आप लेबनान में जो है आप एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे, आसानी से एयर स्ट्राइक कर रहे थे, तो ये उतना आसान नहीं है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, एक जो बड़ा इस पूरे इलाके को लेकर जो है, जो कि गाजा की हम बात कर रहे थे। देखिए अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गाजा में भी क्या सीज फायर वाली स्थिति हमास के साथ लागू होने जा रही है। बताया जाता है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि 20 जनवरी को वो शपथ लें, उसके पहले गजा के साथ जो है वो गजा में जो है वो हमास के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाए। इस तरह की कोशिश अमेरिका के द्वारा हो रही है। एंटनी ब्लिंकन का इसमें एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो है वो मतलब इस तरह की बात उनकी तरफ से सामने आई है कि हमास, ये क्या पॉसिबल है किस तरह से? क्योंकि देखिए दोनों अपनी अपनी बातों पर हमने देखा कि पीछे कितनी बार बात हुई, हर बार दोनों देश अपनी अपनी तरफ से, यानी कि गजा ने अपनी बात रखी और अगर इजराइल ने वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि देखिए पहले आप बंधकों को छोड़िए, उसके बाद फिर बहुत सारे बफर जोन की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई कि वहां से सेना हटा ली जाए, लेकिन कहीं भी किसी नतीजे पर, ठोस नतीजे पर नहीं बैठे। देखिए एक बड़ी जो बड़ी है, हाँ देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं, जो कि बड़ी ही, एक बार फिर से कहा जा रहा है, जैसे पहले कहा गया था कि नेतन्याहू ने शर्तें रख के जो है पिछली बार सीज फायर को खटाई में डाल दिया था। मतलब तो हाँ, तो अब नेतन्याहू ये चाहते हैं कि 6 दिनों का सीज फायर हो, उसमें जितने बंधक हैं उनको रिहा किया जाए। उनके डिफेंस जो मिनिस्टर हैं कार्ड्स, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो हमले करना भी नहीं रोकेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हमले भी करेंगे। तो ये कुछ ऐसी शर्तें इजराइल रखने की कोशिश कर रहा है जो शायद हमास को मंजूरी ना हो। और इसी बीच बड़ी खबर ये निकल के आई है कि हमास ने हजारों की संख्या में फिर से लड़ाकों को शामिल करना शुरू कर दिया।
तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखिए अगर यहाँ सीज फायर होता है तो वो किन शर्तों पे होता है, ये अगले कुछ 3-4 दिनों में तय हो तो जाएगा। ले दे के तो बात फिर वहीं आ गई कि अपने अपने शर्तों पर डटे रहेंगे, तो फिर अमेरिका किस तरह से हो कोई सकता बीच है का कि रास्ता देखिए निकाले? ये एक कोशिश भी होती है कि आपको सीज फायर करना ही नहीं है, आप चाह ही नहीं रहे सीज फायर हो, तो आप बार बार कुछ ऐसी शर्तें रख दे रहे हैं कि सीज फायर हो ही ना पाए। तो ये भी एक ट्रिक होती है, ये भी एक मतलब एक प्रकार का आप इसको साम दाम दंड भेद की नीति कह लें कि हो सकता है कि नेतन्याहू फिर ना चाहें कि यहाँ पे सीज फायर हो। तो इसकी चर्चाएं अमेरिका में भी है। अमेरिका के एक अधिकारी है, उन्होंने तो जो है अपने पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा कि भाई जो है अमेरिका सिर्फ इसराइल को खुश करने में लगा हुआ है और इसराइल चाहता ही नहीं कि यहाँ सीज फायर हो। तो ये अपने आप में बहुत सारी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में कि हमास के साथ सीज फायर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नेतन्याहू सीज फायर करना चाहते भी हैं कि नहीं करना चाहते। और इस बीच में देखिए गाजा में हालत जो है वो आपको पता ही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच एक संस्था है, उसकी तरफ से कहा गया कि पीने के पानी की सप्लाई तक रोक दी गई है। तो बहुत ही खराब स्थिति है। बच्चे चाहे वो अखबार हो या सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर जगह हाँ वो परेशान है। अच्छा इसी बीच आपने एक बात की सीरिया की। देखिए यमन से लड़ाई है, गजा में सिचुएशन आपको पता है ही। इस बीच में एक तो लेबनान को लेके भी ये बातें सुनने में आ रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबनान में भी जो है हिजबुल्ला के साथ एक बार फिर से सीज फायर। हिजबुल्ला लगातार अपने आप को अभी बहुत समय से कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला भी अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। तो वहाँ का सीज फायर भी बड़ा कोई लंबे समय तक चलता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे भी। अब देखिए एक नया डेवलपमेंट जो सीरिया में हो गया है वो ये कि तुर्की जो है वो जो कुर्दिश लड़ाके हैं उनको उनके खिलाफ लगातार जो है हमले कर रहा है। और अमेरिका ने ये कहा है कि हमारे करीब 2000 सैनिक वहाँ हैं। ये बात अमेरिका ने मानी है। सीरिया में हमारे करीब 2000 सैनिक है। असली में कितने सैनिक हैं वो पता नहीं, हो सकता है संख्या बहुत ज़्यादा हो। अमेरिका जो है ये जो कुर्दिश सोल्जर जो लोग हैं इनकी मदद कर रहा है। तो एक प्रकार से तुर्की वर्सेस अमेरिका, हालांकि अभी ब्लिंकन गए थे वहां, मिल के आए एर्दोगान से। तो एक तरफ तो जो है वो नेता आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि तुर्की वर्सेस अमेरिका, ये सिचुएशन एक सीरिया में बनती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ईरान जो है, शायद एर्दोगान ये चाहते हैं कि वो एरिया में एक अपने बड़े लीडर के रूप में खुद को सामने रखें और वो अपने आप को चाहते हैं कि मैं अमेरिका के बाद जो है वो ट्रंप या बाइडेन के बाद जो है मैं एक बड़े नेता के रूप में जाना जाऊं। इस तरह से हो सकता है उनका कोई प्लान हो इंटरनेशनल। लेकिन अब सीरिया में जो हालात हैं, एक तरफ तुर्की वर्सेस अमेरिका, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसराइल ने वहाँ पे काफ़ी हद तक इसराइल जो है वो दमिश्क के पास तक पहुँच गया है। और ऐसे में अगले कुछ दिनों में ईरान का क्या रुख रहेगा और हमास के साथ क्या सीज फायर हो पाता है या नहीं हो पाता है। और इस बीच में ये बड़ी खबर कि हमास जो है उसने कई बड़ी संख्या में लड़ाकों को अपने यहाँ शामिल करना, भर्ती करना शुरू कर दिया है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे एरिया को अनस्टेबल बनाए हुए हैं। आप देखिए चाहे गजा हो, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, अब तो यमन भी इन्वॉल्व हो गया है। तो ये जितनी कंट्रीज हैं ये कोई भी स्टेबल नहीं है। ये सब जगह उथल पुथल मची हुई है जो इस पूरे एरिया में शांति के लिहाज से ठीक नहीं है। और इस बीच आपने देखा आज रूस में क्या हुआ, किस तरह से 9/11 जैसा हमला हुआ है। इसका परिणाम भी आगे चल के क्या होगा ये देखने की बात। तो आपने देखा किस तरह के हालात हैं। अब रूस क्या करता है यूक्रेन को लेकर, क्योंकि आज जिस तरह से रूस पर हमला हुआ, लेकिन बात हो रही थी मिडिल ईस्ट की और मध्य पूर्व की, वहां पर हालात अभी भी बेहतर नहीं है। अब तो देखिए अब हुती पर भी हमले हो रहे हैं, इजराइल हुती को भी निशाना बना रहा है। इधर अगर हमास की बात की जाए तो शांति समझौते के लिए अमेरिका रेडी दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अमेरिका वर्सेस तुर्की हो रहा है। तो ये पूरे जो घटनाक्रम है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।